केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। घूमते फिरते आज हमारी टीम आ पहुंची है जोबनेर और आज आप मेरे साथ देखेंगे और मिलेंगे राजस्थान के वो प्रगतिशील किसानों से जिन लोगों ने अपनी मेहनत के दम पर राजस्थान का नाम रोशन किया है और कृषि में नए नए आयाम स्थापित किए हैं। ये वो राजस्थान के प्रगतिशील किसान हैं, ये वो कृषि के नायक हैं जिन्होंने कई राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किए हैं और इन्होंने विदेशों की यात्राएं की है और कृषि में नवाचार करते हुए राजस्थान का जो कृषि का जो झंडा है उसको पूरे राष्ट्र में आप ऊंचा कर रहे हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज हमने जो विषय रखा है आपके लिए वो रखा है कि कैसे हम लाभकारी खेती करें, कैसे हम प्रगतिपूर्ण खेती करें और कैसे हम खेती किसानी में अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं। सबसे पहले किसान भाइयों आपको मुलाकात करवाते हैं राजस्थान के गौरव, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हमारे सीकर के दांता के रहने वाले प्रगतिशील किसान सुंडाराम वर्मा जी से। सुंडाराम वर्मा जी, आपका स्वागत, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। किस तरह से आप सोचते हैं कि खेती किसानी को लंबे अरसे से देखते आ रहे हैं, पिछले 40-45 सालों का अनुभव है आपका, और आपको क्या लगता है कि अब लाभकारी खेती की तरफ आना पड़ेगा? जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है उसको छोड़ के मॉडर्न हाईटेक फार्मिंग की तरफ आना पड़ेगा। आपका इतना लंबा अनुभव है, आप खेती किसानी को लाभकारी खेती की दृष्टि से किस रूप में देखते हैं, ये बताइए। देखिए, जब राजस्थान की बात आती है तो राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो पानी का है। और 70% से अधिक जितनी भी ज़मीन है वो असिंचित है, उसमें कोई पानी का कोई सोर्स नहीं है, न ज़मीन में है पानी, न और कहीं नदी नाले सब बहुत कम हैं तो बहुत कम है और सीमित एरिया में है। तो हमने कुछ इस तरह के प्रयोग किए हैं कि हम चाहे बगीचा लगाएं, चाहे सब्जी करें, चाहे फसलें करें, पानी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और बिना पानी के कोई भी हमारी तकनीक हो, चाहे बीज हो, चाहे विकास हो, वो संभव नहीं है। तो यहाँ दो बातें हैं कि एक तो पानी बरसता है वो बहता ही नहीं है। क्यों नहीं बहता है कि बालू रेत है और पानी कम बरसने के कारण वो ज़मीन में अवशोषित हो जाता है। तो दो तरह के हमने प्रयोग किए हैं कि एक तो अगर हम बगीचा लगाना चाहें तो बगीचे की जो कतारें हैं पौधों की, फलों की, उनको हम खुला रखते हैं, लेकिन दो कतारों के बीच की खाली जगह है उसमें हम प्लास्टिक मल्चिंग का उपयोग करते हैं। प्लास्टिक मल्चिंग बिछाने से थोड़ा सा भी पानी बरसता है वो बहने लगता है और उसको हम फार्म पॉन्ड में इकट्ठा कर लेते हैं। तो 1 हेक्टर के जो हमारा बगीचा है, क्योंकि मैं थोड़ा सी ये बात बताना चाहूँगा कि 1 सेंटीमीटर बरसात बरसती है तो 1 वर्ग मीटर में 10 लीटर पानी इकट्ठा होता है। सीकर में 40 सेंटीमीटर बरसती है तो इसका मतलब है 1 मीटर में 400 लीटर पानी बरसता है। तो अगर 2/3 क्षेत्र में पौधों का खुला स्थान रखें, 2/3 क्षेत्र में हम प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग करें तो करीब 6000 वर्ग मीटर में 24 लाख लीटर पानी इकट्ठा हो सकता है। लेकिन 4-5 लाख लीटर पानी तो ऐसा छींटे पड़ते हैं और वो बहता नहीं है। लेकिन मैं 1 हेक्टर से हर साल 20 लाख लीटर पानी इकट्ठा करता हूँ और उसमें 10 लाख लीटर पानी बगीचे में पर्याप्त है और 10 लाख लीटर पानी से दूसरी सब्जियाँ करता हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर कोई फसल लेना चाहे, बगीचे में तो खाली जगह रहती है लेकिन फसलों में खाली जगह नहीं रहती है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे खेत की तैयारी करते हैं, उसमें खाद वगैरह डाल देते हैं, तो जब पाटा चलाते हैं तो वो 2 क्विंटल का भारी पाटा चलाते हैं और 3-4 बार चलाते हैं तो वो ज़मीन दब जाती है। तो ज़मीन दबने से क्या होता है कि कुछ पानी ज़मीन में सोख लिया जाता है जिसमें फसल की बुआई हो जाती है और कुछ पानी बहने लगता है जिसको इकट्ठा कर लेते हैं। ये दोनों तरीके जो हम प्रोसेस में लाते हैं, तो फिर जो पानी इकट्ठा करते हैं वो बरसात में अगर कोई गैप हो गया ज़्यादा जैसे इस साल 50 दिन का हो गया तो हमने एक पानी दे दिया उसी में से, और बाकी जो पानी है उसमें सरसों या चने या जो भी जितना पानी है उसके हिसाब से फसल कर लेते हैं। मैं केवल और केवल जो अपनी योजनाएं चल रही है, विभागीय योजनाएं, उसके आधार पर बगीचा भी है 1 हेक्टर में और बाकी 2.5 हेक्टर में फसलें हैं जिसमें गेहूं भी है, सरसों भी है, चना भी है। तो हम इस तरीके से थोड़ा सा पानी का प्रबंधन करें, पानी का अगर सही प्रबंधन करें तो हम जैसलमेर में भी बगीचा लगा सकते हैं, अच्छी आमदनी ले सकते हैं। ये है विचार पद्मश्री सुंडाराम वर्मा जी का कि पानी की एक एक बूंद कीमती है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो वाकई सही कहा कि राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पानी कम है, ऐसे में हमें पानी को बचाना और खेती किसानी में उसका कुशलतम प्रयोग करना है।
ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए आज हमने आपको मिलवाया सुंडाराम वर्मा जी से। अब हम मुलाकात करवाते हैं आपकी एक और जाने पहचाने राजस्थान के प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना जी से। और आपने जिस तरह से समन्वित कृषि प्रबंधन का एक मॉडल बनाया है और उस मॉडल के माध्यम से आपने ये दिखाया है कि किसान की जेब में साल भर पैसा आना चाहिए, यानी किसान की आमदनी साल भर कैसे बनी रहे, इस पर आपने एक मॉडल बनाया। और उस मॉडल के लिए आपको कई प्रकार के राष्ट्रीय सम्मान, जिसमें आईसीआर के भी सम्मान शामिल हैं। आइए जानते हैं आपसे कि किस तरह से आपने ये नवाचारी काम किया। अवाना साहब, ये बताइए थोड़ा सा, और आपका क्या मैसेज है कृषि में युवाओं के लिए और हमारे दूसरे किसानों के लिए। राम राम साहब, मैं आज युवा, कोरोना के बाद खेती की तरफ रुझान बढ़ा है, लेकिन हमारा माइंड सेट है कि कृषि और पशुपालन है वो घाटे का सौदा है। हमारे प्रधानमंत्री लगातार हमारी इनकम 2 से 4 गुना करना चाह रहे हैं। मैं युवाओं को ये कह रहा हूँ कि इस समय सबसे प्रॉपर अच्छा टाइम है खेती करने का और पशुपालन का। आप इसमें प्राकृतिक खेती, जैविक खेती करिए, उसके अलावा आईएफएस मॉडल की एकीकृत, जिसमें जो संभव हो आपके पास वो पशुपालन का काम करें, हॉर्टिकल्चर करें, एग्रीकल्चर करें, औषधीय खेती भी करें, और उसके साथ साथ छोटे छोटे सघन मेड़ पे पेड़ लगाकर कृषि वानिकी भी करें। उसमें सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। और तीसरा मैं कहना चाहूँगा युवाओं का, जो भी आप उत्पाद पैदा करें, चाहे दूध हो, फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, औषधियाँ हो, उसका प्रसंस्करण करें। इस समय हमारी दोनों सरकारें जो भी आप प्रसंस्करण यूनिट लगाना चाह रहे हो उसमें 50% योगदान दे रही हैं। तो आप छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ आपके खेतों में लगाओगे, चाहे वो दूध के बाई प्रोडक्ट की हो, चाहे फल सब्जी, नींबू का अचार हो, जूस हो, या और दूसरे प्रोडक्ट हो, ये काम अब युवा करेंगे तो उद्योग का दर्जा देके अगर इस काम को करेंगे तो डेफिनेट उनकी इनकम भी बढ़ेगी और वो खुद रोज़गार मांगने वाले नहीं, रोज़गार देने वाले बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अवाना साहब का। ये विचार है सुरेंद्र अवाना जी के, जाने पहचाने राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किसान। अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं खेमाराम जी से। खेमाराम जी राजस्थान के वो प्रगतिशील किसान हैं जिनको बेगस, बसेड़ी, गुड़ा, कुमाऊतान गाँवों के लिए जाना जाता है। और मिनी इजराइल जो क्षेत्र है वहाँ के जाने पहचाने किसान हैं जो इजराइल गए थे और इजराइल की टेक्निक को सबसे पहले समझ कर आए थे। नमस्कार खेमाराम जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, मैं आप बताइए किस तरह से हूँ, मिनी सर। इजराइल बना और आपके भागीरथी प्रयास कैसे रंग ला रहे हैं आपके क्षेत्र में। सर मैं पहले तो सबसे बड़ा धन्यवाद आप जो कृषि मेला लगा हुआ है उस यूनिवर्सिटी को ही दूंगा, क्योंकि मैं यहीं जब पढ़ता था तभी मैं ये कृषि मेले देख करके, और मेरे एक मन में तमन्ना थी कि मैं भी कुछ करके दिखाऊं, तो मैंने शुरू में तरबूज और खरबूजे की खेती चालू की, और उसी की बदौलत मेरे को राजस्थान सरकार ने इजराइल जाने का मौका दिया। मेरे को पहला सपना तो मेरा हवाई जहाज़ में उड़ने का पूरा हुआ, तो मैं वहाँ जा कर के जो तकनीकी सीख करके आया और आज एक मिनी इजराइल बन करके उभरा है। मेरे हिसाब से देश के सभी किसानों को परंपरागत खेती के साथ में इस तकनीक खेती में जाना चाहिए, क्योंकि पूरा देश आपको देख रहा है इस समय। आप बताइए कि मिनी इजराइल क्यों बना आपका गांव, ऐसा अपने लोगों ने क्या किया कि वो क्षेत्र मिनी इजराइल बन गया? वो क्या है कि तकनीकी है, नई तकनीकी जब तक अपन किसान नहीं अपनाएंगे तो अपन अच्छा पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि एक डोम बनता है, थोड़ा कॉस्टली होता है। भारत सरकार उस पर अनुदान भी देती है और अभी कुछ किसान वंचित है, तो मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि जो किसान जुनूनी हैं उन किसानों को आप जहाँ अच्छी तकनीकी विदेशों में हो रही है वहाँ भिजवाए, और उस तकनीकी को देख करके वो भी यहाँ आकर के, जैसे हम 2012 में गए थे और आज 1000 एकड़ के लगभग हमारे इस मिनी इजराइल में संरक्षित खेती हो रही है और हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल रहा है। उसी प्रकार से बिल्कुल बैकवर्ड पानी नहीं है, उस जो टीले रेतीले दोहरे थे उनमें अच्छी पैदावार हो रही है। तो पंजाब, हरियाणा अच्छी जगह हैं, वहाँ भी इस तकनीकी को अपनाया जाए तो मेरे हिसाब से देश के लिए और किसानों के लिए बहुत समृद्धि का रास्ता निकलेगा। पूरे देश के किसान मिनी इजराइल बनाने की सोचेंगे तो देश के लिए और किसानों के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। खेमाराम जी उस गांव से आते हैं जिस क्षेत्र को, जिस गांव को मिनी इजराइल कहा जाता है। वहां हर किसान इजरायली टेक्निक से खेती किसानी कर रहा है और लाखों करोड़ों का व्यापार कर रहा है। खेती किसानी में एंटरप्रेन्योर बनना बहुत ज़रूरी है, उद्यमी बनना बहुत ज़रूरी है। अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं गंगाराम जी सेपट से। गंगाराम जी सेपट भी कई सम्मानों से सम्मानित हैं और युवा प्रगतिशील किसान हैं, और इन्होंने जैविक खेती के साथ साथ उन्नत पशुपालन किया है। आइए मुलाकात करते हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह से खेती किसानी में उन्नत पशुपालन और जैविक खेती का महत्व है। गंगाराम जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर। जैविक खेती में, क्योंकि पिछले कई वर्षों से देखने में आ रहा है कि जैसे कैंसर जैसे भयानक रोग जो हैं
वो रासायनिक का उपयोग लगातार उपयोग करने से बढ़ते जा रहे हैं, हमारी भूमि बंजर होती जा रही है। उन सबको सही करने के लिए, क्योंकि ज़मीन जब तक हमारी सही नहीं होगी तब तक वो पैदावार नहीं बढ़ेगी, तब तक हमारे जो है उत्पादन लागत जो है वो बढ़ती जाएगी लगातार। क्योंकि हम देख रहे हैं कि केमिकल का उपयोग करने से ज़मीन बंजर हो रही है, तो उसको कैसे सुधारा जाए, उसके लिए हमें जैविक खेती की तरफ आना पड़ेगा। साथ में रोगों से मुक्ति करने के लिए यानी गुणवत्तापूर्ण भोजन प्राप्त करने के लिए हमें जैविक खेती की तरफ जाना पड़ेगा। और इसके लिए मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ कि वो जैविक खेती थोड़े थोड़े रूप में करें और उसको स्टार्ट करके अपने खेत में प्रसार करें, जिससे हमें ही नहीं, जो खाने वाले जो हमारे जो कंज्यूमर हैं उनको भी गुणवत्तापूर्ण भोजन मिले। साथ ही हम लोग, क्योंकि राजस्थान जो है क्लाइमेट ऐसा है कि यहाँ पर कभी सर्दी पड़ जाती है, कभी हवा आंधियाँ चलती है और टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो हमारी फसल के ऊपर निर्भर पूर्ण रूप से नहीं रहना होता है। तो इसके लिए हमें पशुपालन की तरफ भी जाना चाहिए। जो हमारी परंपरागत जो पुराने पशुपालन है, जैसे भेड़ है, बकरी है, गाय है, भैंस है, इनके ऊपर भी हमें जाना चाहिए। इसमें हमारे यहाँ की जो लोकल जो ब्रीड है, जैसे गाय में कहे तो गिर है, राठी है, थारपारकर है, इनके ऊपर जाना चाहिए। साथ ही हमें भेड़ पालन के ऊपर की बात करूँ तो भेड़ पालन में हमें अभिसान जो भेड़ है अविका नगर से तो तैयार की गई है, 3 भेड़ों का कॉम्बिनेशन बनाकर, उसके ऊपर हमें जाना चाहिए। उनकी विशेषता यह है कि वो एक बार में 3 से 4 बच्चे देती है, यानी हमें 3 गुना या 4 गुना मुनाफा पैदा करती है। तो ऐसी नस्लों को हमें तैयार करना चाहिए और उन्हें काम में लेना चाहिए। तो ये विचार है आपके। तो गंगाराम जी का कहना है कि उन्नत पशुपालन करना ज़रूरी है, जैविक खेती का साथ रहना ज़रूरी है, क्योंकि माटी की सेहत सुधारनी है, हमें हमारा स्वास्थ्य भी सुधारना है, पारिस्थितिकी संतुलन भी सुधारना है, तो जैविक खेती बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ एक और राजस्थान की प्रगतिशील महिला किसान है रूबी पारिक जी, जिनको भी ICAR से सम्मान मिला है। एक प्रगतिशील महिला किसान है, दौसा लालसोट के क्षेत्र की रहने वाली हैं। आप क्या सोचती हैं कि महिलाओं का कृषि में किस तरह से योगदान है और महिलाएं किस तरह से आत्मस्वावलंबी हो सकती है, आत्मनिर्भर हो सकती हैं? नमस्ते जी, मैं रूबी पारिक। मैं जैविक खेती का कार्य करती हूँ और मेरे यहाँ पर 200 MT की वर्मी कंपोस्ट की यूनिट है और वहाँ केंचुआ पालन और खाद का काम होता है। उनसे मैं किसान महिलाओं को उस काम को करने की प्रेरणा देती हूँ, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। वो अपने घर पर भी केंचुआ पालन कर खाद बनाकर वो अपना रोजगार चला सकती है, आत्मनिर्भर रह सकती है। मैं जैविक खेती और प्राकृतिक खेती दोनों तरह की खेती करती हूँ और हमारे यहाँ पर एक APO है जिसका नाम है खटुआ किसान जैविक प्रोड्यूसर कंपनी, जिसमें मेरे साथ 1000 महिलाएं मिलकर काम कर रही हैं। उनको मैं सिखाने का, जैविक खेती कार्य करने का और उनको पढ़ाने का, समझाने का काम करती हूँ। उससे ये भी पता चलता है, उनको ये भी बताती हूँ कि भाई इससे क्या हानि है, क्या लाभ है। और जो किसान महिला हैं, बच्चे हैं, सबको मैं ये सिखाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग जैविक की तरफ बढ़ें और सब अच्छा कार्य करें और जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकेगा। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही रूबी पारिक जी ने। और एक हमारे साथ एक और प्रगतिशील दौसा के श्याम सुंदर जी हैं। उद्यानिकी, चूँकि एक बागवानी और फलों की और फूलों की खेती आज बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है किसान भाइयों के लिए आमदनी बढ़ाने की दृष्टि से। श्याम जी को भी ICAR के अवार्ड मिले हैं, युवा प्रगतिशील किसान हैं। श्याम जी, क्या सोचते हैं युवाओं के लिए उद्यानिकी, हॉर्टिकल्चर एक कैसा बूमिंग सेक्टर बन सकता है और आपने क्या किया है? राम राम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं शुरू से एक बात कहना चला आया हूँ, उत्तम खेती मध्यम बान नीच चाकरी कुकुर निदान। खेती को सर्वोत्तम बताया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शास्त्रों में खेती को सर्वोत्तम माना गया है। लेकिन आज समाज एक दौड़ रहा है नौकरियों के पीछे ना, सब कुछ छोड़ करके उसे लगा जा रहा है कि युवा केवल अगर नौकरी करेगा तो ही सुख से रह पाएगा। लेकिन देखो, इन सब चीज़ों से अलग मैं सोचता हूँ, अगर यदि खेती ही करेगा व्यक्ति तो शायद बेहतर और अच्छा जीवन जी पाएगा, सम्मान से जी पाएगा। और इसके लिए निरंतर हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो प्रयासरत भी हैं कि किसानों को आगे बढ़ाने के लिए। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि युवाओं को खेती में आगे से आगे बढ़ाने के लिए कि खेती को एक उद्योग का दर्जा मिले। जब तक खेती को उद्योग का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक किसान कहीं पीछे रह जाएगा। अगर यदि किसान को उद्योग का दर्जा मिलेगा, कहीं ना कहीं अपनी आय आमदनी को बढ़ा पाएगा और किसान खुशहाल जीवन जी पाएगा। और इसी के साथ मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि खेती को मतलब खेती भी एक बहुत अच्छा कार्य है। जिस प्रकार मैंने इस इतने कम समय में अच्छा नाम और काम कमाया है, आज उद्यान की फसलों में भी, अनाजों में भी, सब्जियों में मैंने एक अच्छा काम किया है, तो उसी रूप में मैं कहना चाहता हूँ
कि कहीं ना कहीं खेती किसानी भी एक बहुत अच्छा कार्य है। ऐसा नहीं है कि मैंने नौकरी छोड़कर खेती की आज, और उस खेती से मैंने नाम और पैसा दोनों अच्छा कमाया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना माने युवा। आप बताइए आपके बारे में, आपका जो ग्राम चेतना सर, मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं 35 साल से जो है ग्राम चेतना केंद्र के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद करना चाहूँगा पहले तो आप सबका। और संस्था जो है पिछले 5 साल से ये जोबनेर बेल्ट में 20 विलेज हम लोगों ने ले रखे हैं, और जिसमें 625 किसान ऐसे महिलाएं हैं जिनको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। और प्रमोट करने का जरिया हमारा पशुपालन है, वर्मी कंपोस्ट है और फलदार पौधे हैं। साथ में जोबनेर कॉलेज का टेक्निकल सपोर्ट इस संस्था को बहुत अच्छा मिल रहा है, जिससे कि ये महिलाएं ट्रेनिंग लेके और अपने जो 2-2 बीघा 1-1 बीघा की खेती है उसमें इनकम जो है अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रही है। पशुपालन का जितना जो रखरखाव है, दूध का रखरखाव है, उससे जो इनकम आ रही है वो जो है डेयरियों के अंदर दूध दे रही है। और साथ में एक चीज़ बहुत अच्छी निकली है कि पोषण वाटिका जो है हर एक घर के अंदर हम लोग लगा रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में जो कुपोषण की जो एक भयंकर स्थिति है ये उससे इजात मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार जी, राम राम। आपका क्या शुभ नाम? गंगाराम निठारवाल बसी जाजरा। बताओ क्या आपने क्या किया है? हम पहले प्राकृतिक खेती करते थे, जो गेहूँ और बाजरा, मक्का, ज्वार सभी ये पहले यही खेती करते थे। इसके बाद में खेमा राम जी इजराइल जाके आए थे उसके 2012 में। उसके बाद में हमने इनसे सीखा पोली हाउस देख के, तो उसमें बूंद बूंद की सिंचाई करना, और बरसात होती थी उसका पोली हाउस का पानी पौंड में गिरने से हमारे अच्छी खेती हुई उससे। और हम वर्मी कंपोस्ट, खाद का वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं और खाद को गड़ा सड़ा के उस पोली हाउस में डाल के अच्छी पैदा करते हैं। राम राम साहब। अभी आपने मुलाकात की राजस्थान के प्रगतिशील और राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किसानों से, जो लाभकारी खेती को लेकर अपने अनुभव और अपने विचार आपसे साझा कर रहे थे। हमें पूरी उम्मीद है कि आप इन किसानों से प्रेरणा लेंगे और कृषि के क्षेत्र में नए नवाचारी कार्य करेंगे। आज की ये जानकारी, आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमें ईमेल और पत्रों के माध्यम से ज़रूर बताएं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र जयपुर। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। फिर से होगी मुलाकात कुछ नए विषय, कुछ नई जानकारियों के साथ। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।